मॉर्निंग एवरीबॉडी। डिपेंड्स आप लोग ये वीडियो कब देख रहे हो। अगर दोपहर को देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, शाम को रात को देख रहे हो तो गुड इवनिंग। नाउ लाइक आई सेड, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, आज मैं कोई नया सम नहीं कर रहा एंड आज हम लोग ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये तो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 1 है एंड आई एम होपिंग एंड अज्यूमिंग कि आप लोग ने इसका मेन पॉइंट्स 2 बार लिखा है। पूरा लेसन का क्लास में जब लेक्चर करते थे तो रीडिंग होता था, बारी बारी एक एक स्टूडेंट पढ़ते थे। वैष्णवी, प्रणीता, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सब लोग अच्छा रीडिंग करते, ईशिता, हर्षल, वो सब रीड करते थे सबके लिए। बट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। तो हियर्स द थिंग, जो मेन पॉइंट मैंने आपको लिखने बोले वही मेन पॉइंट्स यहाँ पे है। नाउ मुझे भी ये देखो मेन पॉइंट्स पहले बोर्ड पे लेने पड़ रहे हैं ना। आई विल एक्सप्लेनिंग जो इकोनॉमिक्स का वो लेसन है, डेटा है, वो तो मोबाइल में है। मोबाइल तो इस वक्त कैमरा ऑन है, आई कैन नॉट एक्सेस दैट। सो मैंने क्या किया कि मैंने उस मेन पॉइंट्स जो है वो बोर्ड पे ले लिए। आई बी एक्सप्लेनिंग यू दीज मेन पॉइंट्स। आई एक्सपेक्ट यू टू लर्न देम एंड होपफुली गिव मी अ गुड टेस्ट समटाइम इन फ्यूचर। रही बात एक एक लाइन टू लाइन रीडिंग की, तो आई थिंक विल बी एबल टू डू इट जब लेक्चर स्टार्ट होते हैं तब। फिलहाल तो नहीं, जब पर्सनल लेक्चर स्टार्ट हो गए यहाँ पे मेरे घर पे तब हम करेंगे। फिलहाल तो दिस इज ऑन द वीडियो एंड प्लीज फोकस। सो दिस इज इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 1. The lesson number 1, of course we all know by now, is introduction to micro and macroeconomics. यहाँ पे कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लास्ट ईयर भी यही लेसन था। इस लेसन में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट 60 to 65% ऑफ द एंटायर सिलेबस इज स्टिल द सेम। जो भी चेंजेस हुए हैं वो तो 35% हुए एंड मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस। लेसन नंबर 6, 7, 8, 9 के बाद काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं। इनिशियली तो सब वही है जो बरसों से है। This lesson is divided into 2 parts, microeconomics and macroeconomics. मेरा जो इस लेसन के लिए पहला वीडियो है वो सिर्फ माइक्रो के लिए होगा और मैक्रो के लिए अलग से एक वीडियो होगा। The entire lesson is divided into 2 parts. तो the first part actually करीब 8 क्वेश्चन बनते हैं, तो 4-4 क्वेश्चन। माइक्रो के 4 क्वेश्चन है, मैक्रो के सिमिलर टाइप के 4 क्वेश्चन होंगे। तो ये 4 क्वेश्चन कैसे होंगे? We are only dealing with micro in this video. So this is about number 1, definition. Number 2 is scope of microeconomics. Number 3 would be features of microeconomics. And finally, 4th would be importance of microeconomics. तो second part वीडियो का जो second part है उसमें भी ऐसा ही आएगा, वो सब मैक्रो के लिए होगा। सेम यही सब कुछ लेकिन मैक्रो के लिए। Now here we start slowly. सबसे पहले question 1. If you look carefully, मोबाइल में of course अभी तक तो printed बुक किसी के हाथ में आया नहीं है। If you look carefully तो you would find कि definitions 2-3 दिए होंगे, कभी कभी आगे जाकर 4 भी दिए होंगे। हमें 4-5 डेफिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी एक ही डेफिनेशन देना है एंड वो हमारे चॉइस के ऊपर है। तो मैं आप लोगों को पहचानता हूँ। आई नो माई स्टूडेंट्स वो कैसा चॉइस करेंगे। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक छोटा और ईजी डेफिनेशन ही चॉइस करेंगे और आपके लिए मैंने वही चॉइस किया। दिस इज अ 1.5 लाइन डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट हियर्स द की, एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसा है कि आप कोई भी एक डेफिनेशन लिखिए लेकिन परफेक्ट कॉमा टू कॉमा, वर्ड टू वर्ड उस बंदे के नाम के साथ ये डेफिनेशन किसने दिया ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी। तो दिस डेफिनेशन इज बाय मॉरिस डॉब एंड मॉरिस डॉब सेड कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है, अवर एंटायर इकोनॉमी, उसका एक माइक्रोस्कोपिक डिटेल में स्टडी इज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। आपको पता होगा, मैं आपको यहीं पे डिफरेंस बता देता हूँ बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। सिंपल सी बात है। I think we always look through a lens. Whenever we want to look, we look through a lens. Say for example, अगर हम किसी बहुत ही छोटे माइन्यूट चीज़ को स्टडी करना चाहिए, बहुत छोटा, जैसे स्कूल में था ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में था ना, ये फिजिक्स में था रदर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसको उनको स्टडी है, एक छोटा सा टिश्यू स्टडी करना है तो उसके लिए लैब में माइक्रोस्कोप देखते थे। छोटा सा टिश्यू स्टडी करना है तो माइक्रोस्कोप के थ्रू करते थे। लेकिन अगर आप चारकोप के किसी बिल्डिंग के टॉप पे 7th 8th फ्लोर या टेरेस पे जाके इफ़ यू वांट टू लुक एट एसएल वर्ल्ड, जो कि मेरे इस तरफ है राइट नाउ, बोर्ड के पीछे उस तरफ, टर्जन के उस तरफ अगर एसएल वर्ल्ड है, उसको अगर देखना है तो उसके लिए तो बाइनोक्यूलर्स चाहिए। अब बाइनोक्यूलर्स में भी लेंस होते हैं। तो बाइनोक्यूलर्स में जो लेंस है दे आर फॉर माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ऊपर सैटेलाइट से जब पृथ्वी का और प्लैनेट अर्थ का फोटो लिया जाता था, सो मैक्रोस्कोपिक व्यू। एंड यहाँ पे अगर किसी लैब में, घर में भी अगर किसी चीज़ को एनलार्ज कर करके, दैट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। अगेन दिस वीडियो टुडे इज ओनली अबाउट माइक्रो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप मतलब कई बार ये सवाल उठता है कि इन जनरल पीपल यूज दीज वर्ड, लाइक उसमें क्या आता है, लाइक व्हाट इज इट।
व्हाट्स इट ऑल अबाउट, व्हाट डज इट कवर, व्हाट्स इट्स स्कोप। तो ये उसका स्कोप है। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी में क्या कवर होता है? द फर्स्ट थिंग टू बी कवर्ड देयर इज द थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, कि प्राइसिंग क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होना चाहिए। इसके लिए कोई रूल नहीं है, देयर इज नो रूल अनलेस इट इज़ अ कंट्रोल प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो यही प्राइस से मिलेगा, बट इन द मार्केट पीपल यूजुअली डिसाइड देयर ओन प्राइस। लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद ही डिसाइड करते हैं, और मैं भी खुद ही डिसाइड करता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे वही करना पड़ेगा जो मार्केट करती है। अगर कोई बंदा ब्रेड बेचना चाहता है और ये कहता है कि 100-150 रुपये 500 रुपये का एक ब्रेड, तो कोई खरीदेगा नहीं। प्राइस वो कुछ भी रख सकता है, लेकिन खरीदने वाला होना चाहिए। कल ही कोई नया ब्रांड न्यू एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में आया है और कहता है कि मैं एक फिल्म के 10-20 करोड़ लूँगा, तो वो ले, लेकिन देने वाला कौन होगा? सो प्राइसिंग सही होना चाहिए। प्राइसिंग अगर ज़रा भी कम सही या गलत है तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ये मुझे भी कभी कभी सोचना पड़ता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने फ़ीस किसी को थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, ट्यूशन आज से गया, और किसी को थोड़ा सा कम बोल दिया, और साल भर अफसोस होता है कि अरे इतने ढाव बच्चे को मुझे इतने कचरे के भाव में पढ़ाना पड़ रहा है। सो you to be very careful. It's not just the student, also the market, the kind of competition that I am facing as a teacher. मार्केट में दूसरे भी कोचिंग क्लासेस है, और ये सबको सोचना पड़ता है। आज वोडाफोन ले लो, जियो ले लो, एयरटेल ले लो, वो लोग भी कई बार आसपास देखते हैं बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स, शॉपकीपर, सीधा साधा शॉपकीपर, दे टू मॉनिटर द मार्केट। तो ये जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग है, कई बार एक ही कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन पता नहीं चले थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। कभी कभी उनका एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कम्पीट करता है। देन लुक एट मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड हैज़ टू compete with Hyundai, Ford, Mahindra, बट अल्टीमेटली लेट्स नॉट फॉरगेट मारुति उद्योग लिमिटेड के खुद के बहुत सारे गाड़ी के मॉडल्स हैं, तो दे ऑल्सो कम्पीट विद ईच अदर। हो सकता है कि वैगन आर का सेल्स जो है वो कम हो जाए मारुति आल्टो की वजह से। सेकेंड बी इज थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आज अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, वो उसके सारे फैक्टर्स हैं, तो उसका प्राइसिंग। सी थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ऑफ कोर्स वी ऑल नो वेलफेयर मतलब समाज कल्याण, वेलफेयर मतलब कल्याण, लेकिन जो हमारे 100-200 साल पहले जो वेलफेयर हुआ वो समाज कल्याण था। ये इकोनॉमिक वेलफेयर है, वो सोशल वेलफेयर था, दिस इज इकोनॉमिक वेलफेयर। द इकोनॉमिक वेलफेयर इज डन बाय द गवर्नमेंट। आज हमारी गवर्नमेंट एक एक करके जो डिसीजन ले रही है, तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। We now go to features of microeconomics. Features of microeconomics में let's not forget, ये next question है, इसमें करीब 8 मेन पॉइंट्स है। याद रहे लास्ट ईयर करते थे वैसे ही आपको मेन पॉइंट्स लर्न करके जाना है, वर्ड टू वर्ड, स्पेलिंग टू स्पेलिंग, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका इन योर ओन वर्ड्स होना चाहिए। आई थिंक आई एम वेरी लकी दिस ईयर। हमारे बैच में जो भी 6-7 जन हैं, दे ऑल वेंट टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, they all went to English medium schools. None of my students belongs to the vernacular strata. कोई vernacular गुजराती, मराठी या हिंदी मीडियम वाला नहीं है। and I'm hoping कि बचपन में आपके माँ बाप ने जो आपको इतने महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाया, वो यहाँ पे एक्सप्रेस करते वक्त आपको काम में आएगा। एलोबरेट करते वक्त विल बी एबल टू यूज गुड लैंग्वेज, प्रॉपर ग्रामर टू एक्सप्रेस एंड एलोबरेट ऑन योर मेन पॉइंट्स, एंड विल बी एबल टू राइट 1-2 पेज का आंसर अच्छे हैंड राइटिंग में होपफुली। लेट्स स्टार्ट without wasting any further time. Question 3 is features of microeconomics. ये थोड़ा IMP हो जाता है, because if you know this, अगर आपको ये आंसर अच्छी तरह समझ में आता है तो you'll be able to take care here ऊपर के दो और लास्ट वाले में भी इम्पोर्टेंस में भी you'll be able to take care. ये sort of थोड़ा IMP हो जाता है। ये 4 में से अगर IMP ढूंढना है तो this is the one. This is the IMP one. Let's start. The first main point is study of individual units. Individual units, कुछ भी individual unit हो सकता है। Say for example कोई एक आदमी जॉब पे जाता है, उसकी सैलरी, उसका इनकम, उसके एक्सपेंसेस, वो कैसे अपने आप को मैनेज करता है। द सेम प्रिंसिपल इज ऑल्सो अप्लाइड टू लार्ज कॉर्पोरेट्स। इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज इज 1 यूनिट, भारतीय रेलवे इज ऑल्सो 1 यूनिट। वो यूनिट चाहे कितना भी बड़ा हो, अल्टीमेटली वो एक ही यूनिट है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्म्स हैं जो फिल्में बनाते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज। सो इफ़ यू टॉक अबाउट बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और कौन है वो अपना शाहरुख खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट लिमिटेड, वो चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में बनाए या वो लोग चाहे बहुत सारी फिल्में बनाए, अल्टीमेटली फिल्म इंडस्ट्री में हज़ारों यूनिट्स हैं, जिसमें से वन ऑफ देम वुड बी बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड। वैसे रिलायंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अपने आप में अकेला है, तो उसको अगर स्टडी करेंगे तो दैट वुड बी अ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। अमूल मिल्क मेकिंग ब्रांड है, सच अ लार्ज ब्रांड, स्टिल इट इज़ 1 ब्रांड आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिल्क ब्रांड्स। तो इंडिविजुअल मतलब वो इंडिविजुअल यूनिट मतलब कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है,
कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती, इवन इफ इट इज़ अ मल्टीनेशनल लाइक पेप्सी or McDonald's, it is still one unit in the entire gamut of different industries. Next is प्राइस थियरी. मैं थोड़ी देर पहले यही बता रहा था, माइक्रो इकोनॉमिक थियरी का सबसे बड़ा फीचर है प्राइस थियरी, यानी प्राइस क्या रखेंगे अलग अलग प्रोडक्ट का, हमें कितने में पड़ता है, हम इसको कितने में बेचेंगे, हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, दूसरे लोग इसको कितने में बेचते हैं, कितने में इसे बनाते हैं. तो ये प्राइस के लिए थियरी जो है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से मिलता है. नेक्स्ट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम. पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री, इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी, लेकिन वो सब इसमें कवर नहीं होता है. इसमें से पार्शियल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस, यानी एक फर्म कैसे बैलेंस मेंटेन करती है, कंपटीशन में सर्वाइव होना, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना, मार्केट की डिमांड जो ऊपर नीचे होती है, वो लोगों की डिमांड में टेस्ट एंड चेंजेस आते रहते हैं, वो सब के बाद सस्ता और अच्छा सामान बनाना है और वो सस्ते और अच्छे प्राइस में देना है और वो बरसों तक देना है. तो इसके लिए बहुत ही बैलेंस बनाए रखना पड़ता है. तो दैट बैलेंस इज बीइंग डिस्कस्ड हियर अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम. Then based on certain assumptions यानी कुछ शर्तें होती है. Whenever you talk about a theory, तो you talk in terms of assumptions. आज हम किसी रोड पे से किसी से भाजी लेते या किसी दुकानदार से आज की डेट में अगर हम सामान खरीदते, we assume कि उसको कोरोना वायरस नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि उसे कोरोना वायरस नहीं है. इस वक्त मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ. आई एम अज्यूमिंग दैट व्हेन यू डू एक्चुअली व्यू दिस वीडियो, तो घर के किसी कोने में आप शांति से चुपचाप हेडफोन लगा के किसी कोने में इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो. आई एम अज्यूमिंग दैट व्हेन वी गो टू अ डॉक्टर, वी अज्यूम कि वो हाईली क्वालिफाइड है, वी अज्यूम कि वो एक्सपीरियंस होगा. व्हेन वी बोर्ड अ बस, वी अज्यूम कि ये सही जगह पे हमें पहुंचाएगी. व्हेन वी एंटर अ लिफ्ट, वी अज्यूम कि ये हमें 3rd फ्लोर पे पहुंचाएगी. एकदम आकाश पाताल ब्रह्मांड भगवान के पास ये लिफ्ट नहीं पहुंचाएंगे. सो अजम्पशंस आर मोर लाइक कंडीशंस. जैसे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते बोलते हैं ना, कंडीशंस अप्लाई, वैसे बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. सिर्फ फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम होगा. अज्यूमिंग अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो इट इज़ अज्यूम कि उसका डिमांड जो है वो प्राइस कम हुआ करके डिमांड बढ़ेगा. उसी फॉर एग्जांपल अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ते जा रही है, ऐसे में अगर स्वेटर का प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा. सो इट इज़ अज्यूम दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज डाउन, द क्वांटिटी डिमांडेड गोज up. Next is slicing method. Slicing method मतलब we are making a microeconomic study. अगर लैब में भी अगर कोई किसी चीज़ को स्टडी कर रहा है, अगर एक बहुत बड़ा एप्पल किसी को स्टडी करने दिया जाए किसी साइंटिफिक लैब में, पैथोलॉजिकल लैब में, तो देखो इस एप्पल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो पूरा का पूरा एप्पल माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं रखेंगे. उस इतने बड़े एप्पल में से पीसेस करके एक बहुत ही छोटा सा टिश्यू जैसा पार्ट माइक्रोस्कोपिक लेंस के नीचे या उसके ऊपर रखेंगे एंड देन अ स्टडी इज मेड. हम भी यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड ही यूज़ कर रहे हैं. हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आज इको कर रहे हैं. इको में बहुत सारे लेसन है जिसमें से आज लेसन नंबर 1 कर रहे हैं. लेसन नंबर 1 के भी 2 पार्ट कर रहे हैं. उस लेसन नंबर 1 के 2 पार्ट में पहला वीडियो माइक्रो के बारे में, दूसरा नेक्स्ट वीडियो मैक्रो के बारे में होगा. माइक्रो में भी हम इस आंसर को माइक्रो को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें वी आर नाउ डूइंग फीचर्स में भी फर्दर स्लाइसिंग किया. वी आर नाउ डूइंग जिस तरह ब्रेड का एक स्लाइस आता है, जब हम मार्केट से ब्रेड खरीद के लाते हैं तो अंदर पहले से स्लाइसेस रेडी होते हैं, वो स्लाइस हम कंज्यूम कर सकते हैं. एक साथ पूरा ब्रेड कोई खा नहीं सकता है. नेक्स्ट इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब डिफरेंशियल पे नज़र. आप देखो टीवी पे आजकल हमें घड़ी घड़ी दिखा रहे हैं कि पहले इतने थे अब इतने हो गए, इतने से अब इतने पेशेंट हो गए, पहले इतने मरे थे अब इतने. तो जो भी है वो डिफरेंशियल स्टडी करना है कि पहले क्या था. आज हम क्रिकेट या किसी फुटबॉल गेम को भी, कोई भी स्पोर्टिंग गेम को देखते हैं तो वी लुक एंड अंडरस्टैंड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द डिफरेंसेस दैट हैव बीन मेड. आज हम 2 गवर्नमेंट को कंपेयर करते हैं तो वी लुक एट द डिफरेंसेस कि इसके पहले की गवर्नमेंट के टाइम पे क्या हुआ, आज क्या हो रहा है. देन एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ी बात है. एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मतलब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी की मदद से वी कैन स्टडी द मार्केट स्ट्रक्चर. एंड अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट का हमें प्राइस क्या रखना चाहिए. सिर्फ फॉर एग्जांपल, अगर हमारा प्रोडक्ट एक मोनोपोली मार्केट को बिलोंग करता है, यानी हमारे आसपास कोई नहीं है, वी आर द मोनोपोलिस्ट, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, तो हम कुछ भी प्राइस रख सकते हैं. वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट. बट इफ़ वी बिलोंग टू अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो हमें आसपास देखना चाहिए, हमें देखना पड़ता है कि दूसरे लोग किस प्राइस से बेच रहे. यू शुड बी वेरी मच अवेयर. से फॉर एग्जांपल, आप जोक्स क्रैक करते हो,
एनी पीपल क्रैक जोक्स, लेकिन सबके जोक्स अलग अलग होते हैं, सबका बिहेवियर अलग होता है, अपने घर वालों के सामने अलग होता है, स्कूल कॉलेज में अलग होता है, फ्रेंड्स के साथ अलग होता है, शादी ब्याह में अलग होता है. सो बेसिकली you are the same person but behaving differently in different situations or different environments. Similarly एक बिजनेसमैन को भी अच्छी तरह पता होना चाहिए कि वो किस मार्केट स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है. उसका मार्केट अगर हाईली कॉम्पिटिटिव है तो उसको प्राइस कम रखना पड़ेगा और क्वालिटी हाई और अच्छा रखना पड़ेगा, मिनिमम प्रॉफिट में उसे काम करना पड़ेगा. लेकिन अगर वो मोनोपोलिस्ट है तो भी भले वो क्वालिटी अच्छा रखे लेकिन वो प्राइस ज़्यादा ले सकता है. फाइनली यहाँ पे लिमिटेड स्कोप, लेट्स नॉट फॉरगेट छोटा सा माइक्रो है तो माइक्रो का स्कोप तो लिमिटेड ही होगा. यू कैन नॉट स्टडी द एंटायर इकोनॉमी, यू कैन ओनली स्टडी अ लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड इंडिविजुअल. ये तो ऐसा हो गया, वो वाली बात हो गई कंपेयरिंग और डिस्टिंग्विश बिटवीन अ साइकिल एंड अ शिप और अ प्लेन. साइकिल पे एक ही बंदा बैठ सकता है जबकि शिप पे हज़ारों लोग आ सकते हैं, शायद प्लेन में 200-500 जन आ जाएंगे. तो यू कैन नॉट कंपेयर अ साइकिल विद अ प्लेन और अ शिप. देयर इज़ नो कंपैरिजन. साइकिल का अपना एडवांटेज है और प्लेन या शिप के अपने एडवांटेजेस है. देयर इज़ नो कंपैरिजन. Anyway, finally moving on to the last part of this video. This is about importance of microeconomics. मैं लास्ट ईयर भी ये बात बता रहा था. Many times people feel कि क्या फ़ायदा है ये पढ़ाई में, क्यों है, what is the use, ये किसको काम में आता है, या हमें रियल लाइफ में कहाँ काम में आएगा, who uses it and how. देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन, वो बात ऑफ कोर्स पहले हो गई बट यहाँ पे इंपॉर्टेंस वाली बात है. एवरी बिजनेसमैन, इवन द गवर्नमेंट या एक छोटा सा सलून या एक ब्यूटी पार्लर वाली को भी सोचना पड़ेगा कि मैं ये पर्टिकुलर सर्विस का क्या प्राइस रखूँ. उसको बहुत सारी चीज़ कंसिडरेशन में लेने पड़ेंगे कि उसका मटेरियल उसके हाथ में कितने में आता है, ये चीज़ उसको कितनी देर में करनी पड़ती है. से फॉर एग्जांपल आज मैं भी सोच रहा था, 2 दिन से मैं भी सोच रहा था कि इकोनॉमिक्स का मुझे एक वीडियो डालना चाहिए या इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर करना चाहिए. तो आज सुबह मुझे लगा कि सिर्फ माइक्रो पे एक वीडियो बन जाएगा, मैक्रो पे अलग से बनेगा. एक और प्रॉब्लम हमें आजकल हो रही है कि अगर हमारा वीडियो बड़ा है 40-50 मिनट का है तो वो डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता है, तब तक बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं. नॉट जस्ट दैट, आई ऑल्सो रियलाइज कि जब हम खुद भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब या किसी भी नेट के किसी भी उसके ऐप पे, तो हमें बड़े बड़े वीडियो जो है वो इतना मज़ा नहीं आता, हम फॉरवर्ड करते रहते हैं. सो आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू पोस्ट स्मॉल वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस विच आर स्मॉल इन साइज. कमिंग बैक हियर, सबसे पहले प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब क्या प्राइस रखना है, गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है. आज गवर्नमेंट भी रेलवे ट्रेन के टिकट्स जब रखती है तो दे कंपेयर विद प्लेन टिकट्स, दे कंपेयर विद बस टिकट्स. और हो सकता है गवर्नमेंट रेलवे गवर्नमेंट का है और एयर इंडिया भी गवर्नमेंट का ही है और BST या ST बसेस भी गवर्नमेंट दिस, येट दे हैव टू कम्पीट विद एंड प्राइस बराबर सोच समझ के रखना पड़ता है. देन फ्री मार्केट इकोनॉमी. यहाँ पे फ्री का मतलब फुकट नहीं है. आई नो वी आर ऑल मिडिल क्लास और फ्री वर्ड सुनते ही हम सबके आईब्रोज जो है वो ऊपर हो जाते हैं. बट दिस फ्री इज़ नॉट फ्री. यहाँ पे फ्री का मतलब है फ्रीडम, यानी लिमिटेड या वेरी फ्यू रिस्ट्रिक्शंस. आपके पेरेंट्स भी यही करते होंगे, दे अज्यूम कि जब आप घर से निकलते हो तो कॉलेज ही जाते हो, ये फ्रीडम है आपको. अब आप इस फ्रीडम को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एंजॉय करते हो ये आपका इंडिविजुअल लुकआउट है. एनीवे, फॉरेन ट्रेड, यहाँ पे फॉरेन ट्रेड में भी, फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया. से फॉर एग्जांपल आज हमारी कंट्री से बहुत कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, पहले भी होता था और आज भी हो रहा है, लेकिन हमें हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो है वो इंडिया के लिए भी रखना है और उसके बाद हम बाकी का एक्सपोर्ट करेंगे. इनफैक्ट कुछ केसेस में इंडिया में कम पड़े तो भी एक्सपोर्ट करना पड़ता है. वी एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ शुगर. हमारी कंट्री जो है, हमारी गवर्नमेंट बहुत शुगर एक्सपोर्ट करती है और इससे क्या हो रहा है कि इंडिया में शुगर के प्राइसेस बढ़ गए. बट वी कैन नॉट स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, क्योंकि शुगर एक्सपोर्ट करके डॉलर्स आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आते हैं और वो फॉरेन एक्सचेंज हमें काम में आता है यहाँ पे ऑयल, पेट्रोल, डीजल खरीदने में, वो भी तो ज़रूरी है ना. देन इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग मतलब यानी जैसे घर में पेरेंट्स भी अपना वो काम बच्चों के साथ या फैमिली को रन करने का एक मॉडल होता है उनका. हर परिवार का एक अलग, कुछ फैमिलीज़ में स्ट्रिक्ट होता है, कुछ फैमिलीज़ में लिबरल होता है. वैसे गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है कि हम हमारी पब्लिक के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे. अगर डिसिप्लिन नहीं है तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, अगर डिसिप्लिन है तो गवर्नमेंट फ्रीडम ज़्यादा देती है. तो एक इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग के लिए माइक्रो इकोनॉमिक के आधार पे आई गिव यू एन एग्जांपल. दुबई में एक बहुत बड़ा टावर है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, द बुर्ज खलीफा टावर. तो सचमुच का बिल्डिंग बनाने के पहले उन्होंने प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए थे और उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हवा मार के देखते थे कि बिल्डिंग कहीं गिर ना जाए. यहाँ बिल्डिंग का मूवमेंट कैसा होता है, भारी हवा. स्केल, इट वॉज बिल्ड टू स्केल, उसका स्केल और इसका स्केल ऐसा रिड्यूस करके, बट इट वॉज स्टिल बिल्ड टू स्केल. जैसे हम लोग बड़े बड़े टावर्स यहाँ बड़े बड़े डायग्राम्स बनाते हैं ना, इसमें
ग्राफ पेपर में बीम मीडियन मोड के टाइम पे, वैसे इट वाज बिल्ड टू स्केल। आप अगर किसी बड़े बिल्डर के ऑफिस में जाओ तो वहाँ पे भी प्लास्टिक के बिल्डिंग के मॉडल बने होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल के आधार पे मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स को बिल्डअप किया जा सकता है। आज भी जब कोई मूवी बनता है तो मूवी के पहले उसका छोटा सा ट्रेलर बनता है, या उस फिल्म के एक्टर को कन्विंस करने के लिए वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं। तो दैट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वुड बी 2 or 5 minutes for the actor to convince him, but the actual movie could be a 3 to 4 hour movie. Moving on, business decisions. तो बिजनेस डिसीजन के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी का अवेयरनेस और उसका प्रोसेस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। इवन बिजनेस में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, मैं कभी से जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ गवर्नमेंट के बारे में दे रहा हूँ। यहाँ पे बिजनेस डिसीजंस आर बेस्ड ऑन और मेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कैसे आज अगर कोई कंपनी है वो किसी प्रोडक्ट का प्राइस रखना चाहती है या उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में डिसाइड करना चाहती है तो उस हिसाब से वो लोग प्राइस रखते हैं। ये तो एक जनरल नॉलेज है कि जब कोई कंपनी एक नेसेसिटी प्रोडक्ट बेच रही है तो उसका प्राइस कम रखना पड़ेगा, और एक लग्जरी प्रोडक्ट अगर बेच रही है तो उसका वो प्राइस बिंदास ज़्यादा रख देते हैं। देन यूजफुल टू गवर्नमेंट, ये तो मैं कभी से बता रहा हूँ। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो पूरे कंट्री के लिए डिसीजन लेती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक का यूज़ भी करती है। कैसे? इनकम टैक्स के लॉस कैसे होंगे, इंडिविजुअल इनकम टैक्स कैसा होगा, टैक्सेशन कैसे प्रोग्रेसिव होगा, एक मिडिल क्लास आदमी कैसे टैक्स भरेगा, कैसे भर पाएगा या कितना भर नहीं पाएगा या कितना भर सकता है, इसके बारे में गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करना पड़ता है। देन द गवर्नमेंट कम्स आउट विद टैक्सेशन लॉस। आप लोग जब 9th-10th में थे तो आपको टैक्स था, 9th में इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी था, और 9th में डायरेक्ट टैक्स और 10th में इनडायरेक्ट टैक्स। तो 9th में जब डायरेक्ट टैक्स था तो वो अलग अलग स्लैब थे, सीनियर सिटीज़न वगैरह, नॉर्मल सिटीज़न एंड सुपर सीनियर सिटीज़न। एंड देन 10th में आए तो जीएसटी आ गया। तो जीएसटी में भी देखो, नोट करो, याद करो कि जो नेसेसरी एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसके ऊपर 0 या बहुत कम 5% जीएसटी था, लेकिन जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स है उस पर ऑलमोस्ट 28% जीएसटी। तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया बाय यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। फाइनली, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सी व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब पूरे देश का भला, किसी एक राज्य या किसी एक शहर का भला नहीं होता, लेकिन ये उसका आधार है। इसके आधार पे गवर्नमेंट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में आसान ना। ये हमारा माइक्रो वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अगेन, मैं जब आपको अकाउंट्स का शीट देने आया था, वैसे हो सकता है कि 1-2 दिन में फिर से आऊँ। आई एम होपिंग कि सब लोग घर पे दिल से सम सॉल्व कर रहे हैं, मेरे वीडियोस की मदद से फाइनली सम को ख़त्म कर रहे हैं। एंड ये मेन पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए, होपफुली नाउ यू विल बी एबल टू लर्न देम। एंड 1-2 दिन में आई एम प्लानिंग टू अगेन लैंड एट योर गेट। आपके गेट पे आके मैं जो कुछ आपने अकाउंट से इको में किया है वो मैं रेड पेन से खड़े खड़े 2 मिनट में चेक करके वहाँ से डिसअपियर हो सकता हूँ। सो मेरी ये आप लोग को सलाह है, घर पे ईमानदारी से टाइम निकाल के काम कीजिए। That's it. I'll see you in the next video, which is about macroeconomics.